बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम एक करप्शन की बड़ी घिनौनी दास्तान पे बात करेंगे जो कि फ्रांस से लेके पाकिस्तान तक जिसके ताने बाने फैले हुए हैं। फ्रांस के साबिक वज़ीर आज़म एडवर्ड बलादोर, कल से उनका अदालत में उनकी पेशी शुरू हो गई और करप्शन के उन पर इल्ज़ामात हैं जिसकी बुनियाद पे उनको उनका ट्रायल किया जा रहा है। उन पर इल्ज़ाम ये है कि 1990 की दहाई में फ्रांस ने पाकिस्तान को अगस्टा क्लास की आबदोज़ें बेची थी और उन आबदोज़ों में उसके सौदे में उन्होंने कमीशन ली। उनके अलावा सदर सार्कोजी जो फ्रांस के सदर रहे उन्होंने भी कमीशन ली, यानी उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में पैसा इस्तेमाल किया जो कि इस सौदे के इस डील की वजह से उनको मिला। और इसकी तहकीकात वगैरह हुई और सन 2017 में इनको ऊपर चार्जशीट किया गया और ये वो चार्जशीट थी जो कि 1993 से लेके बाद तक की तहकीकात की बुनियाद पे बनाई गई। मामला यूँ हुए कि मिस्टर शराख जो कि सदर बने फ्रांस के, उन्होंने सदारत संभालने के बाद ये फैसला किया कि ये जितने भी कमीशन वगैरह लिए गए हैं इनको हम पहले इस पे तवज्जो नहीं देते रहे या इनको हम इग्नोर करते रहे हैं, अब इसका हिसाब होगा। उन्होंने मना कर दिया और कहा कि ये कमीशन जो लेते हैं इनको पकड़ा जाए, इन पे मुकदमा किया जाए। ये तहकीकात का अमल उनके कहने पे शुरू हुआ। अब सूरत हाल ज़्यादा ख़राब उस वक्त हुई जबकि कराची में सन 2002 में शेरेटन होटल के बाहर एक बस के ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ। एक टोयोटा गाड़ी जो कि बारूद से भरी हुई थी उसने आके उसको टक्कर मारी और उससे बस तबाह हुई और उस बस में 11 फ्रांसीसी इंजीनियर और 2 पाकिस्तानी इंजीनियर मारे गए। ये वो मसला था, ये वो प्रॉब्लम जो कि इंटरनेशनली जिसके ऊपर बड़ा एकदम से परेशानी भी हुई और फिर ये शुबा पैदा हुआ। अब ये इंजीनियर जो थे 11, ये दर हकीकत कराची शिप यार्ड में इसी जो ऑगस्टा सबमरीन्स थी यानी आबदोज़ें, उन्हीं के ऊपर काम कर रहे थे। को आबदोज़ तैयार हालत में आई और ये यहाँ पे पाकिस्तान में तैयार की जानी चाहिए थी या की जा रही थी, तो उनकी वजह से ये इंजीनियर्स यहाँ काम कर रहे थे, सुबह काम पे जा रहे थे कि ये उनके ऊपर हमला हुआ और ये लोग मारे गए। शक ये पैदा हुआ, जो इंटरनेशनली वहाँ पे शक पैदा किया गया, हमारे जो तहकीकाती जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी और इसी तरह बाहर से, कि चूँकि फ्रांस ने यानी फ्रांस के सदर शराख ने ये कमीशन देनी बंद कर दी। कमीशन जो है वो साथ साथ मिल रही थी, कोई ये नहीं कि यकमुश्त नहीं दे दी, वो जैसे जैसे उस डील के पैसे रिलीज होते थे तो कमीशन मिलती थी। तो उन्होंने कहा चूँकि कमीशन बंद कर दिया तो उसी के नतीजे में ये बदला लेने के लिए पाकिस्तान में किसी ने ये काम किया है। सो ये शक था कि किकबैक मनसूख होने की वजह से किकबैक माफिया ने हमला करके तो ये इंजीनियर्स मरवा दिए ताकि फ्रांस को इसका सबक सिखाया जा सके। लेकिन बाद में जो तहकीकात हुई उसके नतीजे में पता चला कि हिज़्बुल मुजाहिदीन नामी एक दहशतगर्द ग्रुप था, उन्होंने हमला किया और उन्होंने गालिबन इनको अमरीकी इंजीनियर समझा, क्योंकि अमेरिका के ख़िलाफ़ उस वक़्त ये काफ़ी गड़बड़ थी यहाँ पे अफ़गानिस्तान में, तो ये हिज़्बुल मुजाहिदीन ने इनको अमरीकी समझ के हमला किया जबकि ये फ्रांसीसी मारे गए। बाद में हिज़्बुल मुजाहिदीन के लोग पकड़े भी गए, उनको फिर फांसियाँ सजाएं वगैरह हुई इसी केस के मामले में। चुनाचे पाकिस्तान की हद तक तो ये शुबा बड़ी हद तक दूर हो गया कि हमारे किसी आदमी ने नहीं किया, बल्कि ये एक दहशतगर्दी का वाक़या था जो दहशतगर्दों ने अपने मकासद के लिए किया। लेकिन फ्रांस में इसके ऊपर आज भी शक व शुबे का इजहार किया जाता है। उनके ख्याल के मुताबिक ये इसका ताल्लुक उन किकबैक से है जो कि या उन कमीशन से है जो नहीं दी जा सकी, जिसकी वजह से यहाँ ये रिएक्शन हुआ। अब चीज़ ये है कि ये किकबैक का तरीकाकार ये था कि जो डील हुआ फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान, इसमें दरमियान में कुछ लोग थे जो कि मिडल मैन के तौर पे जो लॉबिंग करते थे, जिन्होंने आके पाकिस्तान में लोगों को कायल किया कि आप फ्रांसीसी सबमरीन्स खरीदें और हम आपको कमीशन भी देंगे। चुनाचे उन्होंने अपना भी हिस्सा लिया और पाकिस्तान में भी लोगों को कमीशन दी, हिस्सा दिया और इस तरह वो
डील जो था वो आगे चला। सो कमीशन देने का तरीका कार ये था। अब ये सारा मामला हुआ उस वक्त जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की का दूसरा दौर था। यहाँ पे हुकूमत 1992 में वो जब इक़्तिदार में आ गई, तो उसके बाद उन्होंने ये डील के बारे में जब उनको पता चला तो उन्होंने फ्रांस के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए। और फिर 1994 में फ्रांस के जो सदर फ्रांसिसियो मित्रा थे, उनके साथ बैठ के मोहतरमा बेनज़ीर ने ये माहिदा दस्तखत किया, जिसके बाद 1994 के बाद ये मामला आगे चला। और फिर आपने देखा कि ये ऑगस्टा आबदोज़न का डील तय हो गया। ये बहुत महंगा, बहुत बड़ा डील था। अब इसमें शकूक व शुबात उस वक्त भी हुए, क्योंकि उसी दौर में बरतानिया आपको तैयार हालत में जो उनकी बनी बनाई थी वो आबदोज़ें पेश कर रहे थे, लेकिन बहुत कम कीमत पे। वो उनकी कुछ इस्तेमाल शुदा थी। पाकिस्तान ये सोचता था कि फौरी तौर पे अगर ये मिल जाएं तो हमारी आबदोज़ों की ज़रूरत फौरी तौर पे पूरी हो जाएगी, बजाय इसके कि फ्रांस में जो बन रही हैं वो भी प्रोटोटाइप हैं, उनके ट्रायल होंगे, बनेगी और काफ़ी साल लग जाएंगे उनको तैयार होकर हमें मिलते हुए। तो जो फौरी तौर पे ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो सकेगी। और फिर पैसा भी बड़ा बच रहा था, उसमें काफ़ी कम पैसे लग रहे थे। लेकिन समहाउ हुकूमत ने और कुछ नेवी के ऑफिसर्स ने मिल के तो ये मामला किया, जिसमें कि फ्रांस के साथ डील कर लिया, बहुत महंगा डील, और फिर अपनी जेबें भरी। अब इस डील में लाजमी बात है कि सियासी शख्सियात भी शामिल थी, क्योंकि जब ये मोहतरमा बेनज़ीर ने साइन किया या सियासी गवर्नमेंट ने साइन किया तो लाजमी बात है कि उनको कायल करना ज़रूरी था। डिफेंस मिनिस्टर आफ्ताब शाबान मीरानी थे, वो भी इसमें नेचुरली डील उनके थ्रू हुआ। अब इस डील में जो बुनियादी चीज़ नज़र आती है वो पैसे की लालच नज़र आती है कि इसमें बाज़ लोगों ने इस डील को पुश किया जो कि खासा महंगा था, लेकिन पीछे उसके कार फरमा थे उनकी ख्वाहिश उस पैसे को लेने की, कमीशन को लेने की, जो कि इस दौर में मिला। अब चीज़ यह है कि बरतानिया का वो सस्ती आबदोज़ें और वो किस्सा छोड़ के, तो जब ये डील कर लिया गया तो उस वक्त नेवल इंटेलिजेंस को बाज़ चीज़ों से शक गुजरा। अब ये काम शुरू हो गया, यहाँ पे आबदोज़ बननी शुरू हो गई, ये सारा डील भी साइन हो गया, पैसे रिलीज़ होने शुरू हो गए। लेकिन नेवल इंटेलिजेंस जो है वो अपने तौर पे इसकी तहकीकात कर रही थी। तहकीकात करते हुए उनको पता चला कि उनके जो उससे कुछ पहले जो उनके नेवल चीफ थे एडमिरल मंसूर हक, वो भी मुलव्वस हैं, और उनके साथ 2-3 और उनके सीनियर ऑफिसर और एक कोई इंजीनियर था अलवी, जो कि कराची शिप यार्ड में काम कर रहा था, वो भी इसमें मुलव्वस था। चुनाचे नेवी ने तो ये सारे लोग जो थे इनको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, जबकि मंसूर हक जो है वो अमेरिका जा चुके थे और वो पाकिस्तान की दस्तरस से बाहर थे। अब सिविल साइड में जो लोग जिनके ऊपर उंगलियां उठती थी, शक व शुबा था, उनमें आफ्ताब शाबान मीरानी भी थे, और फिर कुछ भुट्टो फैमिली की तरफ भी उंगली उठती थी। अब आपने देखा कि जो नेवी के ऑफिसर थे उनको तो सजाएं हुई, उनसे पैसा भी रिकवर किया, फिर हुकूमत ने भाग दौड़ करके तो एडमिरल मंसूर हक को अमेरिका से यहाँ वापस मंगवाया, उनसे पैसा सारा रिकवर किया, उनके रैंक ले लिए और उनको सज़ा के तौर पे यहाँ मुल्क में छोड़ दिया गया। उनको अपने नाम के साथ एडमिरल नहीं लिख सकते थे। बाद में उन्होंने अदालत में अपील की और उनको एडमिरल लिखने की इजाज़त मिली, लेकिन उनके तमाम पेंशन वगैरह वो चीज़ें बहाल ना हो सकें, और जो पैसा वो उन्होंने वापस किया था वो भी वापस ना हो सका, वो हुकूमत को चला गया, और फिर आखिर वो दिल के आर्जे में मुब्तला होके तो वो वफात पा गए। अब इसमें जो बाकी लोग मुलव्वस हैं, आफ्ताब शाबान मीरानी साहब भी इंतकाल पा चुके हैं। भुट्टो फैमिली का जो लिंक बताते थे लोग, बताया उन्होंने, वो ये है कि जो मिडल मैन, सिविलियन जो आदमी जिसने ये सौदा कराया, जो दरमियान में कार्रवाई कर रहा था, उसका नाम था जफ़र इकबाल। और जफ़र इकबाल ने ये जो डील कराया वही किकबैक्स वसूल करता था फ्रांस पे और आगे तकसीम करता था। ये शख्स जो था इसके बड़े करीबी ताल्लुकात थे जरदारी साहब और भुट्टो फैमिली के साथ। सो कहा यह जाता है, यानी ये इसके बारे में जो बात थोड़ी बहुत समझ लगती है, ये कही जाती है कि इन गहरे मरासम की वजह से वो इस फैमिली के लिए गालिबन एक फ्रंट मैन का काम कर रहा था। किस हद तक दुरुस्त है ये, समहाउ वो चीज़ चूँकि उस वक्त हुकूमत में ये लोग थे वो हशप हो गई, और बाद में भी मुशर्रफ दौर में इसके ऊपर कोई मज़ीद तहकीक ना हुई और ये सामने ना आ सकी।
लेकिन ये एक शक व शुबा मौजूद है। अब बात यह है कि जहां पाकिस्तान में हम करप्शन के खिलाफ इतने अरसे से एक जंग लड़ रहे हैं, इतनी बातचीत हो रही है और ये केस ख़त्म नहीं हो सका। आपने देखा कि फ्रांस में आज उस 90 साल उसकी उम्र है उस वजीर आज़म की, जो कि उन्होंने पकड़ के अदालत में खड़ा कर दिया। इसी तरह उनका वजीर दिफा जो उस वक्त का था, 78 साल उसकी उम्र है, उसको भी ला के अदालत में खड़ा कर दिया। इससे पहले सदर सार्कोजी सज़ा पा चुके हैं। इन दो हजरात को भी सज़ा हो जाएगी, क्योंकि फ्रांस में वो छोड़ने के मूड में नहीं हैं। और करप्शन ख़त्म ही तब होती है, या करप्शन को आप डिस्करेज तब करते हैं जब आपको पता हो कि बड़े से बड़े आदमी पे हाथ डाला जा सकता है और उसको सज़ा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उसके बाद ना तहकीकात हुई, ना पता चला कि कौन पैसे खा गया। नेवी ने तो अपने लोगों को सज़ाएं दे दी और उनके नेवल चीफ को भी सज़ा मिली, बड़ी उनकी जगहसाई भी हुई और वो अब दुनिया से चले भी गए। लेकिन सिविल साइड पे जिसने पैसे खाए उसका कोई जिक्र ही कोई नहीं। अब हम करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो वो कैसे होगी, ये पाकिस्तान के लोगों को सोचना होगा। मैंने चूँकि फ्रांस के वज़ीर आज़म को अदालत में पेश होने की खबर पड़ी तो मैंने सोचा कि इसका कुछ बैकग्राउंड बता दिया जाए और इसकी लिंकेज, क्योंकि इस केस का नाम है कराची अफेयर, ये पाकिस्तान के नाम से चल रहा है, तो उनकी चार्जशीट भी कराची अफेयर के नाम से बनी है वहाँ पे फ्रांस में। और कराची अफेयर में जो यहाँ पे शामिल हैं लोग वो कराची में ही हैं, लेकिन कोई उनका तस्करा नहीं है। सो पाकिस्तान में हम कैसे करप्शन को कैसे ख़त्म करेंगे ये आप जानते हैं, या रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। हमारी तो सिर्फ दुआ ही है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को इस लानत से पाक करे। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।